ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन आपको मैंने ये बता दिया था, एक केस तो बता दिया था। अच्छा, डायरेक्ट मेथड भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आइए फटाफट से दो तीन बातें जो हैं वो बता देता हूं, और आपका ये चैप्टर फिनिश है बेटा। ठीक है, इसकी क्लास मैंने शेयर नहीं करी थी, 8 तारीख वाली, मैं शेयर कर दूंगा। यहां पे देखो, एक तो याद रखना, स्टैंडर्ड एविएशन चल रहा था फॉर टू ऑब्जर्वेशन, फॉर टू ऑब्जर्वेशन दैट इज ए एंड बी। याद रखना, स्टैंडर्ड एविएशन निकालने के लिए दोनों के डिफरेंस का हाफ, इसे बोलेंगे हाफ ऑफ रेंज। क्या बोलेंगे? हाफ ऑफ रेंज। ये मॉड्यूलस इसलिए लगाया, मुझे पता ही नहीं है ए बड़ा है कि बी बड़ा है। एमडी में सेम था। हाँ हाँ, एमडी में भी सेम था। अच्छा, यहां पे देखो, अगर ए बड़ा हो जाता बी से, तो अब स्टैंडर्ड एविएशन निकालते वक्त मैं मॉड्यूलस नहीं लगाता, क्योंकि मुझे पता है कि अब आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। और तुम्हें पता है डिस्पर्जन के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे होते हैं? नॉन नेगेटिव। कैसे होते हैं, याद है? ठीक है, इसके अलावा ये भी लिख लो हाथ के हाथ। हाँ,
लिख लिया सबने? अच्छा, साथ के साथ स्टैंडर्ड एविएशन का रिलेटिव मेजर है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसे शॉर्ट फॉर्म में सीवी बोलते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में सीवी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला ये होता है, स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में अर्थमेटिक मीन बेटा इसे यूज करो, यूज व्हेन क्वेश्चन आस्क फॉर कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी। हाँ जी, यूज करो इसे जब क्वेश्चन क्या पूछे, जब भी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि विच इज मोर कंसिस्टेंट, जब भी कभी क्वेश्चन में पूछा जाए विच इज मोर वेरिएबल, दो डेटा दिए जाए, कितने डेटा, और पूछा जाए बताओ कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सा ज्यादा वेरिएबल है, तो आप वहां पे क्या यूज करो, सीवी। अच्छा, याद रखना, हाइयर द सीवी, हाइयर सीवी का मतलब हाइयर वेरिएबिलिटी। हाइयर सीवी का मतलब हाइयर वेरिएबिलिटी, यानी कि अगर सीवी क्या आएगा ज्यादा तो वेरिएबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा। और वाइस वर्सा का मतलब अगर सीवी कम तो वेरिएबिलिटी, याद रख पाओगे ये बातें? हाइयर सीवी लेस कंसिस्टेंसी। मैं चाहूंगा बल्कि आप अब ऐसे लिख लेना, हाइयर सीवी हाइयर वेरिएबिलिटी एंड वाइस वर्स लिखा है ना, तो यहां पे ऐसे लिख लो, डायरेक्ट रिलेशन। और यहां पे हाइयर सीवी लेस कंसिस्टेंसी लिखा है ना, तो यहां लिख लो, ठीक है ना? और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, समझ में आती है ना बात? चले आगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी का मतलब, कंसिस्टेंसी का मतलब है बेटा जैसे एक जैसा परफॉर्म करना। एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा 9th क्लास तक पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, 10th में आगे उसे लगा कि नहीं, उसे क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, इसी से ही करियर बनेगा, ऐसे करके उसने काफी मेहनत करी, दिखता भी था, विजिबल था, उसकी मेहनत दिखती थी, और उसके हिसाब से फिर मार्क्स भी आए। 9th में उसके 41% थे, लेकिन 10th में एकदम से बढ़ गए मार्क्स, मेहनत करी 43%।
सिग्निफिकेंट ग्रोथ है 41 से 43, हर कोई थोड़ी कर पाता है। 11th में उसे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रही, कह रहा यार मैं ना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ पाया मेरा, जितनी मेहनत करी ना, जितनी मेहनत करी उस हिसाब से मार्क्स नहीं आ पाए। हाँ 45, नहीं नहीं मिल ही जाती है बेटा, आर्ट्स मिल गया होगा ये कुछ। 11th में उसने मेहनत करी, इस बार ग्रोथ आई, सामने आई, विजिबल हो गया 45, 45%। 12th में उसने कहा इस बार तो अब तो डू एंड डाई वाली बात, 46। खैर ये कैसा बच्चा है, कंसिस्टेंट, एक जैसी परफॉर्मेंस है। अच्छा इसके अपोजिट एक बच्चा, वेरिएबल नेचर का बच्चा, 10th में लेकर आया वो 85%। हमने कहा कम है, तेरे तो 90 प्लस ही आने चाहिए थे, 96 97, या 100 में से 100 भी आ जाते तेरे तो वो भी कम लगते हैं। कह रहे करना क्या है, मैंने कहा मतलब, कह रहे 100 में से 100 लाके करना क्या, कह रहे 10th के मार्क्स चाहिए होते हैं 11th में ये चूज करने के लिए, साइंस कॉमर्स। कह रहे 85% पे दे देंगे मुझे, कोई भी दे देगा। मैंने कहा हाँ, कह रहे तो फिर करना क्या है। मैंने कहा क्या लेने वाले हो, साइंस, कह रहे नहीं कॉमर्स। फिर कॉमर्स ली, 11th में उसके मार्क्स आए 50%। मैंने कहा इतने कम, मुश्किल है क्या कॉमर्स, कह रहे करना क्या है। मैंने कहा मतलब, कह रहे कॉमर्स लेनी थी वो तो ले ली, अब पास ही तो होना था। मैंने कहा हाँ जेन्युइन भी बात है। 12th में उस बच्चे के आए 99.46%। कितने आए, 99.46%। मैंने कहा ये क्या करा तुमने, मोड ऑन करके आया ना। मैंने कहा इतने में तो 3 गरीब बच्चे पास भी हो जाते हैं, 33-33 वाले, तो तुमने इतने ज्यादा क्यों मार्क्स लिया है। कह रहा वो कॉलेज में एडमिशन का चक्कर है ना। तो मैंने कहा वो तो सीयूईटी का क्राइटेरिया आ गया। हाँ, कह रहा पता नहीं था, नहीं तो लाता नहीं। फिर उसने एडमिशन ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में 2 में फेल। तो मैंने कहा क्या बीकॉम ऑनर्स मुश्किल है, कह रहा नहीं करना क्या है। मैंने कहा मतलब, कह रहा हो गया कॉलेज में एडमिशन, अब कौन निकालेगा हमें। ये बच्चा कैसा है, वेरिएबल नेचर का, इसको जल्दी से कोई जॉब पे भी नहीं रखेगा, क्योंकि क्या पता मूड में आके 10 दिन का काम 10 लोगों का काम एक ही दिन में कर जाए, और उसके बाद कह रहे कि हम कब आओगे, कह रहे सैलरी किस दिन मिलती है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी में फर्क होते हैं। बेटा देखो, एक बार मार्क्स लाना बहुत बार हो जाता है, एक बार मार्क्स, कई बार इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है और ना पेपर में उसके करे हुए क्वेश्चन आ गए, समझना, ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ कभी ऐसा, लेकिन शायद कुछ कुछ के साथ ऐसा होता भी हो। मेरा एक दोस्त था, उसका दोस्त के लिए वो कहता था, कह रहा यार वो जो पढ़ के जाता है ना सवेरे, यार पेपर में वही, कह रहा हम चार चार मतलब 5 ऑप्शन है, 5 थ्योरम में से कोई एक थ्योरम आ सकती है, वो मैथ्स ऑनर्स में थे। कह रहा हम 5 में से 4 पढ़ के गए, एक छोड़ के गए कि यार इनमें से कोई आ जाएगी, कह रहा वो नहीं आई। कह रहा वो सवेरे वो एक थ्योरम पढ़ रहा था जो हम छोड़ के गए, वही आ गई। तो कुछ कुछ के साथ ऐसा होता भी है। तो कई बार चांस की बात है कि आपका लक की वजह से एक बार अच्छे मार्क्स आ जाए, लेकिन अगर आप लगातार अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो तो इसका मतलब फिर आपके अंदर क्या है, एक जेन्युइन टैलेंट है, आप चीजों को बहुत मैनेज कर पाते हो। खैर, तो मुझे उम्मीद है कि कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी का मीनिंग तो आप समझ ही चुके हो, और सीवी निकालना कैसे वो तो आपने देख ही लिया। अच्छा एक चीज और, ऐसे मैंने बताया लिमिटेड से कुछ बातें बची हैं वो करवा के, और मुझे लगता है काफी हद तक तो क्वेश्चन भी करवाए थे। वेरिएंस एक वर्ड है, सुनो, सीवी एक ने अलग वर्ड है, वेरिएंस एक अलग वर्ड है। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कि मैंने बताया कि नहीं बताया, लेकिन मैं आप बता देता हूं। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर, ठीक है, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर, और इसका मतलब अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये भी कह सकते हैं
स्टैंडर्ड एविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड एविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। दोस्तों, मैं पहली बात तो ये कि अभी आपको ये तो खत्म करवा ही रहा हूं। अगर मौका मिला तो नया चैप्टर भी शुरू करूंगा, नहीं तो देखते नेक्स्ट क्लास में करूंगा। प्रोबेबिलिटी डिस्कस करूंगा आपके साथ। अच्छा, जो ये चैप्टर चल रहा था अभी, सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्जन, बुक में आईसीआई में तो एक ही चैप्टर है और वेटेज इसकी ठीक है दो, लेकिन है तो दो चैप्टर, तो 11-12 मार्क्स का आता है पेपर में, और पेपर में सबसे आसान चैप्टर यही है। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो इसका जो तुम्हें आता ना हो, मतलब इस तरीके से तैयारी करके जाना। आसान चैप्टर है, बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है, भूलते भी नहीं है इन जनरल तो। और प्रोबेबिलिटी करवाता हूं इसके बाद, प्रोबेबिलिटी करवाते ही फिर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस करवाऊंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में छोटा चैप्टर है, 2 क्लासेस में खत्म करूंगा और उसमें क्वेश्चंस करवा दूंगा। सुन लो कौन से, एडिशन थ्योरम, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, जो सेट में नहीं सिखाया था अभी, वही वाली चीज करवा दूंगा। ठीक है, उसमें सारा कुछ बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी में एक एक कॉन्सेप्ट छोड़ दूंगा अभी, पता है कौन सा? वो जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन नहीं होते, वो बॉल्स वाले, वाइट बॉल। बेटा बेस थ्योरम ना सीए सीएमए में नहीं, बेस थ्योरम सीए सीएमए में नहीं। तो बड़ा क्वेश्चन होता है ना बेस थ्योरम का, इसलिए नहीं आता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और बेस थ्योरम भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन वो बेस थ्योरम का जो टिपिकल टाइप का क्वेश्चन होता है ना, वो नहीं है यार। वैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ए बाय बी, बी बाय ए पूछा जाएगा, और फिर उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे करेंगे, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, थोड़ा सा अब जरा देखिएगा प्लीज, यहां पे। हाँ जी, वेरिएंस आपका स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड एविएशन आपका अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, भूलना मत इस बात को। और इसके बाद हाँ, एक चीज देखो, इंपीरिकल रिलेशनशिप। इंपीरिकल रिलेशनशिप और इंपीरिकल रिलेशनशिप का मतलब बेटा, एम डी इक्वल टू 4/5 ऑफ एस डी। याद रखना, क्यू डी जो अभी लिखवाना है 2/3 ऑफ एस डी। एक्चुअली एक रिलेशनशिप होता है जिसको इंपीरिकल बोलते हैं, और वो ये है 6 QD, 5 MD और 4 SD। ये जो मैं रिलेशनशिप बता रहा हूं, इस पे बेस्ड डिस्पर्जन में तो क्वेश्चन कम है। एक चैप्टर है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन है तो QD MD का रिलेशनशिप, तो बताना अभी से पड़ेगा। ये ऊपर वाले फॉर्मूले जो मैंने बनाए हैं, ये ऊपर वाले फॉर्मूले जो मैंने बनाए हैं एमडी और क्यूडी, ये बेटा इन्हीं से बनाए हैं। अगर देख लो, जैसे एमडी इक्वल टू, ये देख रहे हो 4 और यहाँ पे 5, 5 डिवीजन में चला जाएगा, 4/5 ऑफ एस डी। क्यूडी इक्वल टू 4/6, 4/6 को क्या बोल देंगे? 2/3 ऑफ एस डी। तो भूलना मत भाई। इसके अलावा एक लाइन ये याद रखना, मीडियन, जो कि एक्चुअली में Q2 भी होता है, वो Q3 प्लस Q1/2 होता है। ये फॉर्मूले याद करवाने के लिए मैं अभी 2-3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आपसे ही करवाऊंगा इनफैक्ट, और आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा याद रखना Q3 इक्वल टू एक्स बार प्लस में 2/3 ऑफ एस डी, और ऐसे ही लिख देंगे इसे एक्स बार प्लस में
0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार माइनस 2/3 ऑफ एस डी, एक्स बार माइनस 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, इन ये फॉर्मूले एज इट इज याद करने हैं, कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ जी, अगर नोटेड डाउन हो चुका हो तो मैं आगे लिखूं। लास्ट फॉर्मूला, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, और अगर बात की जाए क्वार्टाइल डेविएशन की, तो पहले तो ये सुन लो, क्वार्टाइल डेविएशन का नाम होता है, एक और नाम भी बोल सकते हो उसे, सेमी इंटर क्वार्टाइल और रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो यहां पे देखिए सभी, सबसे पहले क्वार्टाइल रेंज, ये तो याद होगा, क्वार्टाइल कितने होते थे? Q1, Q2, Q3। तो Q2 मीडियन होता था, लार्जेस्ट क्वार्टाइल क्या है? Q3, और स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल क्या है? तो रेंज की वजह से, क्वार्टाइल रेंज की वजह से सबसे पहले क्या करो, Q3 में से Q1 और सेमी वर्ड की वजह से डिवाइडेड बाय 2 करो। ये फॉर्मूला आपका बन गया, जिसको क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, अच्छा, ये बात नोट कर लेना, अगर कभी वर्ड, वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन अगर कभी वर्ड आ जाए इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्या वर्ड आ जाए, तो बस आपको क्या करना है, Q3 माइनस Q1। सेमी वर्ड नहीं है तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना। अच्छा हाँ, अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज इंटेंशनली बोला जाए निकालने के लिए, तो आप ये भी कर सकते हो, क्वार्टाइल डेविएशन का ट्वाइस। बताओ, समझ पाई ये बात है? ठीक है, गुड। अच्छा, इसका रिलेटिव मेजर, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और ये फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन इसमें फॉर्मूला तो चलो ये देख ही लिया आप लोगों ने, इसमें एक बात याद रखना, इसको एक बुक में ना बड़े तरीके से चेंज करके दिखाया गया, और कुछ सेकंड लगे मुझे भी सोचने में कि क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला ये क्या बना दिया। बेटा एक बात बताओ, ऊपर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं, ठीक है, कर सकते हैं ना, ये अलाउड है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा करा तो Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 क्या सीखा तुमने?
और Q3 प्लस Q1 अपॉन में 2 क्या सीखा तुमने? ऐसा लग रहा है तुमने नहीं सीखा। और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो फॉर्मूला ऐसा है उसको एक बुक वाले ने, एक ऑथर ने ऐसा बना के दिखा रखा था। तो मुझे भी एक सेकंड लगा, मैंने कहा ये फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का कैसे हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे एक सेकंड लगा तुम्हें तो काफी टाइम लग जाएगा, हो सकता है क्लिक भी ना करे। तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि ये बात और ये बात अलग नहीं बल्कि सेम। डन। अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन जो है इसके बारे में एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं, बस खत्म। इट्स नॉट बेस्ट मेजर सिंस it's not based on it's not best measure since it's not based on all the values। ठीक है ना? अच्छा, याद रखना क्वार्टाइल डेविएशन के लिए नॉट अफेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम वैल्यूज। भाई एक्सट्रीम वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती ना। देखो इधर देखो सभी, एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी होती होंगी? ये होगी सबसे स्मॉलेस्ट और ये होगी सबसे, Q1 स्मॉलेस्ट से आगे है और Q3 लार्जेस्ट से पहले, तो इसलिए एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड है। इसको QD is a best measure of dispersion for open and class interval। सुनो, जैसे सेंटर टेंडेंसी में बताया था ना, मीडियन बेस्ट होता है ओपन एंड क्लास इंटरवल के लिए, है ना? ऐसे ही क्वार्टाइल डेविएशन बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। वो मीडियन क्या होता था? बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। कौन से डेटा के लिए? ओपन एंड क्लास इंटरवल के लिए। ये बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है कौन से डेटा के लिए? ओपन एंड क्लास। याद है ओपन एंड कौन सा था? कौन सा था ओपन एंड? जिसमें पहले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट ना हो और आखिरी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट। ठीक है, याद आ गया है? दिखाऊं दोबारा से? याद है? ठीक है। ये देख ले, जिसको याद नहीं था वो देख लो। ये था ओपन एंड क्लास इंटरवल, बिलो 100, 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 and 140, 140 and, चलिए ये आपका चैप्टर यहां पे फिनिश होता है। इसमें ये बता दो, सेट बी के देख लेता हूं कौन कौन से क्वेश्चन नहीं किए हुए, और सेट ए कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है।
अच्छा, यहां पे एक चीज देखिएगा और ये लिख लीजिएगा प्लीज। यहां पे एक कर्व दिख रहा है आप सभी को? देखो जी प्लीज, यहां क्या लिखा हुआ है? ये तीन अलग अलग डेटा है, एक्स वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी। आप नोटिस करो कि तीनों डेटा का जो ये मिडिल लेवल है वो बिल्कुल सेम ही है। कर्व एक ही जगह से सबसे ज्यादा ऊंचा उठा हुआ है। बेटा इसे पहले बता दूं, इस तरीके का जो कर्व होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल कर्व। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व का मतलब होता है एक ऐसा डेटा जहां पे मीन बराबर होता है मीडियन के, और बराबर किसके होता है? मोड के। ठीक है, ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपको अगर ऐसा लगे कि ये ऐसा कैसा डेटा होता होगा तो मैं एक एग्जांपल बना के दे दूंगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या स्पेशलिटी है बताओ, क्या बताया? मीन, मीडियन और मोड। अच्छा, यहां पे नोटिस करो ये क्या कह रहा है। ये लैंग्वेज कह रही है शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे विद आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। यानी कि ये बताना चाह रही है लाइन कि ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में, डेटा ए, डेटा बी, डेटा सी, तीनों का एवरेज कैसा है? सेम। आइडेंटिकल मेजर ऑफ टेंडेंसी का मतलब तीनों का डेटा कैसा है? एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन, लेकिन उन तीनों का वेरिएशन कैसा है? अलग अलग। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। कैसे, मैं पहले ग्राफ से समझा दूं। ये लो, इस डेटा की रेंज देखना। इस डेटा की रेंज यहां से यहां तक। इस डेटा की रेंज देखो, यहां से यहां तक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस डेटा की रेंज कहां तक? यहां से यहां तक। तो इसका मतलब आप याद करो, मैंने आपको शुरुआत में डिस्पर्जन पढ़ाते वक्त एक एग्जाम्पल दिया था। ये रहा, तीन कंपनियां हैं, तीनों कंपनियों का एवरेज बराबर है। कौन सी प्रेफर करोगे? तुमने कहा कोई से में भी पैसे लगा दो, सब सेम है। लेकिन जब मैंने तीनों का रेंज बताया तब तुमने एकदम से डिसाइड किया था PQR लिमिटेड इज फेवरेबल फॉर ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, यानी कि ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि कई डेटा ऐसा हो जिनका एवरेज तो बराबर हो लेकिन जिनमें वेरिएशन सेम ना हो। आ रही है बात समझ में? मुझे उम्मीद है जो मैंने अभी कोशिश करी समझाने की वो कन्वे हो गई अब आप तक। और ये यही बात को यहां पे ग्राफ में शो करा गया है। क्या एक मिनट, क्या चीज बतानी है कि ये ग्राफ में क्या कहा गया है? ये ग्राफ में ये कहा गया है कि ऐसे मल्टीपल डेटा हो सकते हैं जिनका एवरेज तो आइडेंटिकल हो, यानी कि सेम हो, लेकिन उनका वेरिएशन कैसा हो? अलग अलग। वही एग्जांपल जो मैंने आपको शुरुआत में दिया था कि तीन कंपनियों का एवरेज रिटर्न सेम है लेकिन तीनों का रेंज अलग अलग। ठीक है, वेरिएशन अलग अलग है। बेटा आप क्या कह रहे थे? यहां पे, यहां पे इस बच्चे ने एक चीज पूछी है कि ये जो बन रहा है ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा या नहीं करेगा। बेटा पहली बात तो ये कि ना, जो पॉइंट आपने पूछा है वैलिड है, और इस पॉइंट का एक नाम देते हैं, मतलब ऐसे इस फीचर को एक नाम देते हैं जब कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, इसे बोलते हैं एसिम्पटोटिक। ये स्पेलिंग होती है, एसिम्पटोटिक। ठीक है, लेकिन बेटा इसका ना मतलब मैं तुम्हें दूसरा कोई एक चैप्टर है वहां बता दूंगा। अभी चलो अभी बता देता हूं, ये सुन लो।
इस बात का यह मतलब है कि कर्व जो है ना कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और इसका यह मतलब हुआ, ये मानकर चला जाता है ये कर्व जो है ना ये पूरी पॉपुलेशन का है। किसका है? और पॉपुलेशन में ये मान के चलते हैं कि किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी क्या नहीं होती, जीरो नहीं होती। क्या नहीं होती? ठीक है ना। अब आप सोचो कि ये सच बात है, अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड बात करो, आप कुछ भी चीज सोचोगे ना वो चीज आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ वियर्ड एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि ना कुछ कुछ के 5 उंगलियां, मतलब एक 4 उंगलियां और एक अंगूठा हो गया, किसी के 6 उंगलियां भी होती है, यहां पे से ऐसे साइड में निकली हुई होती है। इन जनरल आपने देखा होगा एक हाथ में, बहुत रेयर। बहुत रेयर लोगों के। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक झारखंड की एथलीट है, नाम माइंड से स्किप हो गया, उसके दोनों पैरों में भी, हाथों में भी और पैरों में भी 6 6 उंगली, आगे से तो उसका पैर ना फिट नहीं बैठता था शूज के अंदर, तो स्पेशली नाइक वालों ने जब वो जीती, एक मतलब कहीं पे मेडल उसने विन करा, तो उसको स्पेशली उसके साइज का, आगे से जैसा भी उसका फीट है वैसा साइज का शूज बना के दिया। दोनों पैरों में क्या उंगली? 6 उंगली। अभी एक साल पहले की बात है, एक लड़का एक बैच में ही ऐसी पढ़ता था, तो ना थोड़ा अजीब सा, एकदम मूडी सा बच्चे नहीं होते, तो ऐसी एक थोड़ा इंटेलिजेंट तो था, इंटेलिजेंट का, लेकिन घमंड थोड़ा उससे ज्यादा था। वो नेगेटिव बड़ा हो जाता है ना। अब होता है यार, थोड़ी सी चीज आ जाए इंसान को, जैसे नहीं होता लड़कों में, 2 दिन जिम चले जाओ तो इंसान ऐसे करके चलने लगता है जैसे पता नहीं WWE का रेसलर यही है। तो वो वैसा सही मामला समझ लो। हालांकि मैंने अपनी तरफ से कन्वे करने की कोशिश करी कि बेटा थोड़ा सा ना यहाँ पे मत चढ़ने दो आप। क्या होता है क्लास में ना, कोई अच्छा दिमाग होता है या बेसिक अच्छी होती है ना, थोड़ी देर में समझता है बच्चा, एकदम से जवाब दे देता है। तो उसको गलत फहमी ये हो जाती है कि ना, जब मैं अभी आया, अभी मैंने समझा, अभी मैंने जवाब दे दिया, तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में जब देखते, जब एग्जाम टाइम आता है ना, तो वही बच्चा जिसकी मैं बात करूं, फिर सर डर लग रहा है। और वो डर लगेगा ही लगेगा जब तुम पढ़ोगे नहीं, फिर वो इकट्ठा हो जाता है ना सब कुछ। तो वो मैं बताता हूँ, वो मुझे खुद ही बता रहा, उसको मैंने पहली बार देखा, जैसे वो उंगलियां 6 उंगलियां ऐसे थी ना, उसकी 5 5 उंगलियां यहाँ पे, वो बिल्कुल इतनी नॉर्मल, मतलब आपके सामने वो यूं भी कर देना तो भी आपको पता ना चले कि उसकी ये 4 उंगलियां नहीं बल्कि कितनी है, 5 है, बिल्कुल नॉर्मल। और एक हाथ में नहीं बल्कि दोनों हाथ में। अच्छा, हार्ट जो होता है, कहते हैं हमारे जो हार्ट होता है सेंटर में होता है, हल्का सा लेफ्ट होता है, वैसे मोस्टली सेंटर ही होता है वो, लेकिन कुछ लेफ्ट होता है सेंटर से। किसी का राइट हो सकता है, हाँ। एक मूवी देखी थी उसमें ऐसा ऐसे, मतलब आप समझना, मैं ये पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि कुछ भी वियर्ड सोच लो, आपको वो एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो मेडिकल अबनॉर्मेलिटी कहलाए, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है। तो एसिम्प्टोटिक से रिलेट कर रहा हूं ये बात, प्लीज। ऐसे ये कर्व का ये माना जाता है, कर्व एसिम्प्टोटिक है क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी क्या नहीं होती, जीरो नहीं होती। और जब फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती तो कर्व क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो क्यों आपको स्पेशली बताइए यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि जो दूसरा चैप्टर है वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो मैंने कहा आपको तब तो बता नहीं पाऊंगा, तो मैंने आज ही बता दी, ठीक है। तो आपके माइंड में आपने कहीं सुना होगा ये बात, तो मैंने पूरी कन्वे कर दी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारा पॉइंट क्या था यहाँ पे, कि 3 कर्व है एबीसी, तीनों का एवरेज कैसा है, सेम, लेकिन वेरिएशन कैसा है, अलग। पक्का? गुड। दोस्तों, यहां पे अब आपसे डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले सेटिंग। मैं इसकी आज अभी दोनों क्लासेस डाल दूंगा, 8 तारीख वाली भी और आज वाली भी। इसको चैप्टर को अच्छे से कर लेना। सेंटर टेंडेंसी आपने करा होगा, अब जो भी है, क्योंकि ना ये जो अगले 15 20 दिन जो भी होंगे, थोड़ा सा ज्यादा पिकअप करने हैं चीजों को, और कोर्स को अगली क्लास से थोड़ा सा आप भी
सपोर्ट करिएगा, जिससे कि जल्दी जल्दी चीजों को हम करें, है ना। अच्छे से भी करना है और थोड़ा जल्दी भी करना है, तो स्ट्रेच करके करेंगे। लो भाई, यहाँ पे हालांकि मैं बड़े लिमिटेड से तरीके से आपको करवा रहा हूं। एक मिनट, मीटिंग में स्टार्ट कर दूं दोबारा, फिर उसके बाद चालू कर दूं।